हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं मैं महाजनपदों के बारे में। देखिए, महाजनपदों का उदय लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। तो उस समय 16 महाजनपद थे। तो आज इस वीडियो में मैं उन 16 महाजनपदों की चर्चा करने वाला हूं। जितने भी प्रश्न यहाँ से बनेंगे जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे, उन सभी प्रश्नों की मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से जाके आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं महाजनपदों के बारे में। यह है सूचना, इसको आप जरूर पढ़ें। तो वीडियो की शुरुआत यहां से करेंगे। महाजनपद काल लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास महाजनपदों का उदय हुआ था और इसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय, महावस्तु और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में प्रदान की गई है तथा इनकी संख्या उस समय 16 थी। तो यहां पर बात कर लेते हैं कि महाजनपद काल, इनके बारे में कहां पर जानकारी प्रदान की गई है। बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय में प्रदान की गई है और महावस्तु जो कि बौद्ध ग्रंथी है उसमें प्रदान की गई है। वह जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में प्रदान की गई है और किसी भी ग्रंथ में प्रदान नहीं की गई है। यानी कि बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों में ही केवल महाजनपदों के बारे में चर्चा की गई है और किसी भी ग्रंथ में नहीं की गई है। बस आपको इतना याद रखना है। और इनकी संख्या 16 थी। तो इनका उदय हुआ था 600 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था इनका उदय महाजनपदों का। आप इस मैप को ध्यान से देखिए और इसमें जो महाजनपद हैं उनके नामों का उल्लेख किया गया है। तो अब आप समझ लेना यहां से कि कौन सा महाजनपद कहां पे था। तो ये यहां है मगध, ये है। तो ऐसे ही सभी को यहां पे लिखा हुआ है, तो आप इसे अच्छे से देख लेना और पढ़ लेना यहां से। तो अब करते हैं मुख्य टॉपिक पे बात। तो ये है मैप। तो यहां पर महाजनपदों के नाम लिखे हुए हैं, तो आप इसको अच्छे से देख लें। वीडियो पॉज करके आप पढ़ लें अच्छे से कि कौन सा महाजनपद कहां पे है। तो पहला महाजनपद है मगध। सभी महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था और इसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगृह में थी। मगध आधुनिक बिहार के पटना, बोधगया, शाहाबाद के हिस्से में बसा हुआ था। तो आपको याद रखना है कि आधुनिक, देखो अब तो है नहीं मगध, तो आधुनिक बसा हुआ कहाँ था? पटना, बोधगया और शाहाबाद का जो क्षेत्र है उसमें बसा हुआ था इसका ये पूरा राज्य। क्योंकि मगध कोई शहर नहीं था, मगध पूरा का पूरा एक महाजनपद था, बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और ये सबसे शक्तिशाली था। यानी कि 16 महाजनपद थे, उन सभी में मगध सबसे शक्तिशाली था। जो राजा मगध पे बैठता था यानी मगध पे राज करता था वो चक्रवर्ती सम्राट कहलाता था। तो अब आपको मगध के बारे में समझ में आ गया होगा। दूसरे राज्य की बात करें, अंग। इसकी राजधानी चंपा में थी। अंग आधुनिक बिहार के भागलपुर तथा मुंगेर के हिस्से में बसा हुआ था। तो ये भी बिहार में ही बसा हुआ था और इसकी राजधानी कहाँ थी? चंपा। अंग की राजधानी चंपा थी, तो इसको याद रखें। नंबर 3, वज्जी। यह महाजनपद आधुनिक उत्तरी बिहार के हिस्से में बसा हुआ था और इसकी राजधानी 3 क्षेत्रों में विभाजित थी। यह महाजनपद 8 गणराज्यों का संघ था जिसमें लिच्छवी, विदेह और ज्ञात्रिक कुल महत्वपूर्ण थे। लिच्छवी कुल की राजधानी वैशाली में थी, विदेह कुल की राजधानी मिथिला में थी और ज्ञात्रिक कुल की राजधानी कुंडग्राम में थी तथा इसी कुल के महावीर स्वामी थे। तो यहां पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। वज्जी जो महाजनपद था तो वो कई क्षेत्रों में बटा हुआ था, लेकिन यहाँ पर मैं प्रमुख क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ जिसमें से लिच्छवी, विदेह और ज्ञात्रिक कुल महत्वपूर्ण थे। तो यहाँ पर लिच्छवी जो कुल था उसकी राजधानी थी वैशाली में और विदेह कुल की राजधानी थी मिथिला में और ज्ञात्रिक कुल की राजधानी कुंडग्राम में थी। और ज्ञात्रिक कुल के ही कौन थे? महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। तो इनको याद रखें यहाँ पे। और यहाँ जो राजधानियां लिखी हुई हैं इनको अच्छे से याद रखें
क्योंकि राजधानियां ही ज्यादातर पूछी जाती हैं। नंबर 4, मल्ल। यह महाजनपद आधुनिक उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के क्षेत्र में बसा हुआ था। मल्ल राज्य एक शंग राज्य था और इसकी 2 शाखाएं थीं। एक शाखा की राजधानी कुशीनगर में थी और यहीं पर भगवान बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। मल्लों की दूसरी राजधानी पावा में थी और यहीं पर महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पर थोड़ी बात कर लेते हैं। मल्ल जो महाजनपद था वो एक संघ राज्य था और इसकी 2 शाखाएं थी। एक शाखा की राजधानी कुशीनगर में थी और जहां पे भगवान बुद्ध को निर्वाण का मतलब है कि उनकी मृत्यु हुई थी, और दूसरी जो मल्लों की शाखा थी उसकी राजधानी थी पावा में, और पावा में यहाँ पे महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। तो आपको याद रखना है कि मल्ल जनपद में 2 शाखाएं थी, यानी कि संघ राज्य था ये। तो बस इसको याद रखना है आपको। यहाँ दोनों राजधानियां भी याद रखनी है, एक की कुशीनगर, दूसरी की पावा थी। नंबर 5, काशी। इसकी राजधानी वाराणसी में थी और 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ यहीं के रहने वाले थे। आपको केवल इतना याद रखना है कि काशी की राजधानी कहाँ थी। काशी महाजनपद था प्राचीन काल में और उसकी राजधानी वाराणसी में थी। 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ यहीं के रहने वाले थे। तो ये याद रखना है आपको। नंबर 6, चेटी या चेदी। इस महाजनपद में आधुनिक बुंदेलखंड का क्षेत्र आता था और इसकी राजधानी शक्तिमती यानी सोथितीवती में थी। तो देखो यहाँ इसके बारे में अधिक जानकारी तो प्रदान नहीं की गई है, ना ही किसी बुक में ज़्यादा प्रदान की गई है और ना ही आपको इंटरनेट पे अच्छे से मिलने वाली है। तो आपको केवल इतना ही याद रखना है कि चेटी या चेदी इसकी राजधानी कहाँ थी, शक्तिमती में थी। तो ये याद रखना। और आधुनिक अगर देखा जाए तो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र आता है इसी महाजनपद के अंतर्गत आता था। नंबर 7, वत्स या वच्छ। क्योंकि दोनों नाम मिलते हैं तो मैंने दोनों लिख दिए हैं यहाँ पर। यह महाजनपद आधुनिक प्रयागराज यानी इलाहाबाद के आसपास बसा हुआ था और इसकी राजधानी कौशाम्बी आधुनिक कौशम गांव में थी और महाजनपद काल में यह व्यापारिक केंद्र था। तो बस आपको कितना याद रखना है कि इसकी राजधानी कहाँ थी, कौशाम्बी में थी। आधुनिक एक कौशम गांव है वहाँ थी और यह एक व्यापारिक केंद्र था। तो इसको याद रखना है यहाँ पे। नंबर 8, पांचाल। यह महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश के बदायूं, बरेली और फर्रुखाबाद जिले में बसा हुआ था और यह 2 भागों में विभाजित था, उत्तरी तथा दक्षिणी। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र में और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल में, जो कि फर्रुखाबाद के कंपिल नामक स्थान में ऐसा माना जाता है वहां पे। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र में थी और दक्षिणी की थी काम्पिल में थी। और ये काम्पिल को अभी एक जगह है फर्रुखाबाद में जिसे कंपिल के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ इतिहासकार मानते हैं कि यही राजधानी थी। तो इसको भी याद रखें अच्छे से। सबसे महत्वपूर्ण है कि आधुनिक एरिया इनका कहाँ था और राजधानियाँ कहाँ थी, ये आपको याद रखना है। नंबर 9, कौशल। यह महाजनपद आधुनिक अवध राज्य में बसा हुआ था और इसकी राजधानी आधुनिक उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में थी। शाक्यों का गणराज्य इसी के अंतर्गत आता था। तो यहाँ पे बात करते हैं कि जो कौशल महाजनपद था वो अवध राज्य में बसा हुआ था। देखो अवध के बारे में मैं एक बहुत अच्छा वीडियो बना चुका हूँ, तो चैनल पे चले जाइए, आपको वहाँ अवध के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी। तो इसीलिए आप वहाँ से अवध के बारे में पता कर सकते हैं। इसकी राजधानी कहाँ थी कौशल की, श्रावस्ती में थी। हालांकि ये एक संघ राज्य था और इसकी कई राजधानियाँ थीं, क्योंकि इसमें कई राजा अपना अपना शासन करते थे। तो इसीलिए इतिहासकारों के अनुसार आपको अलग अलग इसकी राजधानियाँ मिल जाएंगी। शाक्यों का गणराज्य इसी के अंतर्गत आता था। देखो यहाँ पे कहने का मतलब है कि गौतम बुद्ध के जो पिता थे उनका जो राज्य था वो कौशल महाजनपद के ही अंतर्गत आता था। इसीलिए इतिहासकारों ने इसकी कई राजधानियां बना दी हैं कौशल की। तो ये आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे मैंने मुख्य को लिखा है कि जो श्रावस्ती में थी। नंबर 10, कुरु। यह महाजनपद आधुनिक दिल्ली और मेरठ के आसपास बसा हुआ था और इसकी
राजधानी इंद्रप्रस्थ में थी। तो देखो यहाँ पे आपको केवल इसमें इतना ही याद रखना है, कुरु ये कहाँ बसा हुआ था, दिल्ली और मेरठ के आसपास ये बसा हुआ था महाजनपद, और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ में थी। नंबर 11 सूरसेन। वर्तमान उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले का क्षेत्र इस महाजनपद के अंतर्गत आता था और इसकी राजधानी मथुरा में थी। सुरसेन की मथुरा में थी राजधानी, बस इतना याद रखना है आपको। नंबर 12 अवंती। यह महाजनपद आधुनिक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में बसा हुआ था और इसकी दो राजधानियां थी, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन में थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती में थी। तो ये आपको देखो याद क्या रखना है कि जो अवंती महाजनपद था उसकी दो राजधानियां थी, उत्तरी की थी उज्जैन में और दक्षिणी की थी माहिष्मती में। देखिए यहाँ माहिष्मती का नाम सुन के मुझे एक बात बहुत अच्छी से याद आ गई। आपने बाहुबली फिल्म तो देखी होगी। बाहुबली जो फिल्म में जो सारा का सारा साम्राज्य जो दर्शाया गया है वो माहिष्मती साम्राज्य ही है। तो इसकी जो मूल कहानी है वो इसी की देन है, माहिष्मती साम्राज्य की। तो ये कहाँ था, ये अवंती राज्य के अंतर्गत आता था माहिष्मती। हालांकि फिल्म में तो बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन माहिष्मती साम्राज्य कभी इतना शक्तिशाली नहीं हुआ। सबसे शक्तिशाली मगध था। हालांकि अवंती जो महाजनपद था वो शक्तिशाली था, लेकिन मगध के जितना कभी शक्तिशाली नहीं हुआ। मगध पे जो भी राजा बैठता था वो चक्रवर्ती सम्राट कहलाता था और अवंती में जो भी राजा बैठते थे सिंहासन पे वो कभी भी चक्रवर्ती सम्राट नहीं कहलाए हैं। तो इसलिए यहाँ पर देखो शक्तिशाली तो ये भी राजा था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सबसे शक्तिशाली मगध ही था। और जो माहिष्मती साम्राज्य है वो भी शक्तिशाली था और इसका जो इतिहास है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आप चाहो तो मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा जरूर और आपको बताऊंगा इसके बारे में। नंबर 13 अस्मक। यह महाजनपद आधुनिक आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ था और इसकी राजधानी पोतना या पोटल में थी। इस महाजनपद के अंतर्गत पूरा दक्षिण भारत आता था। देखिए दक्षिण भारत के लिए केवल एक ही महाजनपद था जिसका नाम था अस्मक और इसकी राजधानी पोतना या पोटिल। यहाँ पर दोनों नाम मिलते हैं तो मैंने दोनों लिख दिए हैं। तो वहां पे इसकी राजधानी थी। नंबर 14 मत्स्य। यह महाजनपद वर्तमान में राजस्थान के जयपुर जिले के आसपास बसा हुआ था और इसकी राजधानी विराटनगर में थी और विराटनगर आधुनिक अलवर और भरतपुर के आसपास में ये बसा हुआ था। नंबर 15 कंबोज। यह महाजनपद गांधार महाजनपद का पड़ोसी राज्य था और इसकी राजधानी राजौरी या हजारा में थी। यह महाजनपद विशेष तौर पर घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। आपको यहाँ पे याद रखना है कि काम्बोज की राजधानी कहाँ थी, राजौरी या हजारा, क्योंकि दोनों नाम मिलते हैं, राजौरी भी मिलता है और हजारा भी मिलता है। तो यहाँ पे दोनों नामों को आपको याद रखना होगा और ये विशेष तौर पर घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। तो ये काम्बोज है कहाँ, मतलब कहाँ था ये। देखिए जब मैंने आपको शुरुआत में मैप दिखाया था ना, तब पाकिस्तान की तरफ देखते हैं तो उसी का ये पड़ोसी राज्य था, ये गांधार का। तो आपको अच्छे से आप जाके वीडियो को दोबारा से देख सकते हो इसके बारे में। नंबर 16 गांधार। यह महाजनपद आधुनिक पाकिस्तान के पेशावर और रावलपिंडी क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी तक्षशिला में थी। तक्षशिला विधा और व्यापार का प्रसिद्ध नगर था और यहाँ पर देश विदेश से छात्र पढ़ने आते थे। देखिए गांधार एक बहुत ही प्रसिद्ध महाजनपद था और ये प्रसिद्धि का इसका कारण था केवल यहाँ पे विधा यानी कि ज्ञान और व्यापार के लिए ये बहुत प्रसिद्ध था और इसकी राजधानी तक्षशिला में थी। तक्षशिला में मैं आपको बता दूं विश्व का सबसे पुराना विद्यालय यानी महाविद्यालय तक्षशिला में ही था, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। तो इसको याद रखना है आपको यहाँ पे कि गांधार की राजधानी कहाँ थी, तक्षशिला में थी। इन सभी महाजनपदों में मगध महाजनपद बहुत शक्तिशाली था। मगध पर हर्यक वंश का उदय हुआ जिसके संस्थापक सम्राट बिंबिसार हुए, जो भगवान बुद्ध के समकालीन थे। देखिए अभी मैंने आपको 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ाया,
16 महाजनपदों में मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि मगध सबसे शक्तिशाली था। जो भी राजा मगध के सिंहासन पर बैठता था वो चक्रवर्ती सम्राट कहलाता था। ऐसे ही धीरे धीरे कई वंशों का उदय हुआ, जिनमें से हर्यक वंश सबसे प्रमुख माना जाता है और जिसके संस्थापक सम्राट बिंबिसार हुए, जो भगवान बुद्ध के समकालीन थे। देखो यहाँ पे उससे पहले क्या होता है कि इतिहास की जानकारी नहीं मिलती, यानी कि हर्यक वंश से पहले किन किन वंशों ने मगध पे शासन किया है उसकी जानकारी कहीं भी स्पष्ट रूप से नहीं मिलती है। इसीलिए जितने भी इतिहासकार हैं उन्होंने हर्यक वंश से ही शुरू किया है मगध का इतिहास। तो ये तो थी 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी जो कि आपको पसंद आई होगी, और यहाँ पर जितने मैंने हाईलाइट किए हुए हैं वो सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं और किसी न किसी एग्जाम में आए हैं, इसीलिए मैंने उनको हाईलाइट किया हुआ है। अगर वीडियो एक बार समझ में नहीं आया हो तो आप इसको दोबारा भी देख सकते हो, और पीडीएफ चाहिए तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से जाके इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो।